सभी को नमस्कार दोस्तों। द हिंदू करंट अफेयर में आपका स्वागत है। और आज हम 1 अप्रैल से लेकर 3 अप्रैल के मध्य द हिंदू न्यूज़ में जो भी हमारे प्री और मेंस के हिसाब से काम की खबर आई है उनको देखने वाले हैं। और बहुत सारे एस्पिरेंट कमेंट भी करते हैं कि जो हमारे द हिंदू के वीडियो क्या ये प्रीलिम्स के लिए है या मेंस के लिए। तो मेरा ये मानना है कि ये सभी के लिए है, ये प्री और मेंस के लिए जो मैं खुद पढ़ता हूँ, अपनी एग्जाम की तैयारी करता हूँ और मुझे लगता है कि हाँ ये टॉपिक प्री में काम आ सकता है, मेंस में काम आ सकता है। तो उसके हिसाब से मैं ये नोट्स बनाता हूँ और आपके साथ फिर साझा करता हूँ। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई बच्चे कमेंट कर रहे थे कि जो पहले की मंथली वाली वो कहाँ मिलेगी। तो मैं हर बार जैसे ही मंथ एंड होता है बाद में एक पीडीएफ फाइल बनाता हूँ, आप जानते हो। और ये आपको कहाँ मिलेगी, ये अपनी वेबसाइट है studieswithdj.com। इसी पर आपको अपनी जो मंथली मैगजीन है वो मिल जाएगी। पिछले 10-12 महीने की आप यहाँ पे जाकर देख सकते हो जो आपके काम की है। और साथ में जैसे आपका एक हमेशा कमेंट आ रहा था कि सीसेट को लेकर मैं कुछ करूं। तो जो अपना एमसीक्यू वाला टेलीग्राम चैनल है इस पर आप देखना, मैं जो भी एमसीक्यू बनाता हूं वो केवल इसी पे शेयर करता हूं और इस पर और किसी प्रकार का आपको डिस्टर्बेंस नहीं देखने को मिलेगा। ठीक है, केवल यहाँ पे आपकी प्री की तैयारी के हिसाब से जीएस के एमसीक्यू, साथ में देखो अभी सीसेट पेपर मैं सोल्व कर रहा हूँ। मैं सीसेट पेपर के जो सोल्व पेपर आपके लिए 5 साल के लिए 4-5 दिन के अंदर अंदर मैं प्रोवाइड करा दूंगा बहुत ही अच्छे तरीके से। और ऐसा कहीं नहीं है। जो सीसेट के पैसेज सोल्व करने का तरीका या मैथ रीजनिंग जो सोल्व करने का तरीका है वो बहुत अच्छे से मैं अभी कर रहा हूँ। काफ़ी टाइम इसमें लग रहा है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि विशेषकर हिंदी माध्यम के लिए तो एक बड़ी चुनौती है कि सीसेट उनके लिए जैसे विशेषकर पैसेज के अच्छे आंसर को उनको देखने को नहीं मिलते हैं। मेरे पास भी 2-3 सोल्व पेपर है जिनका मैं नाम लेना नहीं चाहूँगा। मैं भी उनका जैसे खुद जब एनालिसिस कर रहा था मैंने देखा इतनी ज़्यादा गलतियाँ हैं और बच्चे भ्रमित हो जाते हैं। और मैंने इनको ऐसे तरीके से सोल्व कराया जैसे मैं आपको टेलीग्राम पर मैंने शेयर भी किए हैं कि अभी मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैं सीख रहा हूँ, कर रहा हूँ और फिर जो अनुभव आएगा अच्छा वाला वो मैं जो 5 साल का सोल्व पेपर उसमें शेयर कर दूंगा। तो ये जो अपना टेलीग्राम है एमसीक्यू वाला, इस पर आप जुड़े रहिए कंटिन्यू। ठीक है, तो आज हमारी जो पहली न्यूज़ है उसके बारे में देखते हैं। देखो अभी हाल ही में जो हमारी निर्यात नीति है ना, व्यापार निर्यात नीति है, उसमें अपडेट किया गया उसको। ठीक है, तो ये टॉपिक कहाँ काम आएगा आपके यूपीएससी मेंस GS3 के अंदर ये काम आएगा, इकोनॉमिक के टॉपिक में काम आएगा। ठीक है, और यहाँ से देखना इस साल आपकी जो मेंस की एग्ज़ाम है या नेक्स्ट ईयर की जो मेंस की एग्ज़ाम है एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, तो अभी सरकार ने क्या किया है, जो निर्यात पॉलिसी है नई वाली उसकी घोषणा की है। और इस पर आने वाले वक्त में और नए नए आर्टिकल आएंगे कि इस पॉलिसी में क्या क्या चीज़ें आई है ना, उन पर भी ध्यान दिया गया है। तो अभी जैसे हमारे जो वाणिज्य उद्योग जो मंत्री है पीयूष गोयल जी, उन्होंने अभी ये नई विदेश नीति का व्यापार नीति का अनावरण किया है। और इसमें थोड़ी सी जैसे न्यूज़पेपर में अक्सर आप देखते हो कि कुछ आलोचना भी होती है, कुछ मतलब थोड़ी बहुत सराहना भी होती है। तो वो इसमें बताया गया कि जैसे जो बड़े निर्यातक हैं उनको उतना फ़ायदा नहीं लग रहा है इसमें, और जो छोटे फर्म है उनको ज़रूर काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल रहा है। यहाँ पे एक स्कीम निकल कर आई है, कौन सी, एमनेस्टी योजना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हो सकता है इस साल की प्री एग्जाम में आ जाए कि एमनेस्टी योजना क्या है। ठीक है, तो इसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो ये योजना क्या है यहाँ पे देखना आप कि इस योजना का उद्देश्य क्या है कि उन निर्यातकों को राहत प्रदान करना है जो निर्यात संवर्धन क्रेडिट गारंटी और अग्रिम प्राधिकरणों के तहत अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ रहे। जो भी पॉलिसी थी जैसे कई प्रकार की ऋण गारंटी की बात की गई थी, तो कहीं ना कहीं जिनके साथ ये समस्या आ रही थी उन समस्याओं का निपटारा इस स्कीम में दिखाई दे रहा है। ठीक है, जो लंबित और मामलों से जुड़े उस शुल्क और ब्याज लागत के बोझ से दबे दबे हुए थे। तो याद रखना ये बहुत अच्छी स्कीम है जो आपके काम आ सकती है। हो सकता है मेंस के अंदर ऐसा कुछ ना है तो आप वहाँ पे बता सकते हो कि निर्यातकों को मोटिवेशन देने के लिए एक अच्छी स्कीम लाई गई है, एमनेस्टी स्कीम। ठीक है, इसको मेंस के अंदर आप खुद इस्तेमाल करना जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ पे काम आ जाएगी। और बाकी जैसे जैसे ये पॉलिसी बनी है तो ये कहाँ से कहाँ शुरू हो रही है। ठीक है, जैसे मौजूदा जो पॉलिसी है व्यापार नीति 2015 से लागू थी और ये नई वाली पॉलिसी लागू होगी 2023-24 से। ठीक है, और इसका टारगेट क्या है कि इसका उद्देश्य है कि 2030 तक भारत का जो गुड्स और सर्विस का जो निर्यात है कितना करना है हमें, 760 बिलियन डॉलर से बढ़ाकर, डॉलर बिलियन से बढ़ाकर 3 गुना बढ़ाकर हमें करना है, 2 ट्रिलियन डॉलर करना है। देखो आपके पास ये डाटा होना चाहिए मेंस के एग्जाम में लिखने के लिए, बहुत ज़्यादा काम आएगा। इस बात पर जोर दे के बता रहा हूँ कि विशेषकर GS2 और 3 है ना, आपके लिए आपके डाटा बहुत चाहिए होंगे। GS3 के अंदर तो आपको इकोनॉमी के, बजट के, इकोनॉमिक सर्वे की डाटा चाहिए लिखने के लिए। जैसे ये व्यापार नीति का क्वेश्चन आ जाए तो मैं क्या करूँगा, मैं आपको ये प्रैक्टिकल वाला आइडिया देता हूँ कि जैसे ऐसे क्वेश्चन आ गया डायरेक्ट आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ गया तो मैं ये करूँगा कि जैसे मेरे पास इंट्रोडक्शन में डाटा होगा कि अभी अभी अपना कितना निर्यात है। जैसे अभी अब आपको बताया 700 कितना है, 60 ऊपर देखा ना हमने। ठीक है, 760 बिलियन डॉलर का अभी हम निर्यात कर रहे हैं। तो इसमें शुरू में लिख देंगे कि सरकार की जो व्यापार हमारी ये पॉलिसी है, नई पॉलिसी, इसका टारगेट कितना है, 2030 तक अचीव करना है हमें। या तो आप इंट्रोडक्शन में अच्छा सा रोचक लिख दो, या कहीं भी आप जैसे बॉडी पार्ट के अंदर आप जब चर्चा करते हो, पक्ष विपक्ष पर चर्चा करते हो,
आप अपने आइडिया प्रेजेंट करते हो, स्टेटमेंट लिखते हो, तो उसके पक्ष में यदि आप कोई अच्छा सा डाटा लिखते हो, उसका बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आपकी मेंस के मार्क्स पर, है ना। इस बात का ध्यान रखना। तो ये डाटा आपके पास होनी चाहिए, इकोनॉमी की डाटा होनी चाहिए। और ऐसे क्वेश्चन हो सकता है प्री एग्जाम में भी आ जाए। पहले भी हमने व्यापार वाले क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में देखे हैं, तो इस बात का भी ध्यान रखना होगा। और देखो, इस पॉलिसी में और भी बहुत सारी चर्चा की है, लेकिन अभी जैसे द हिंदू में आर्टिकल उतने नहीं आए। आने वाले वक्त में जैसे इस पॉलिसी पर बहुत सारे अच्छे आर्टिकल आएंगे, इस पॉलिसी को थोड़ा सा समरी के रूप में देखेंगे, तो ये आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। और वैसे भी मतलब ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे हम 2015-16 की बात करें, जिस समय ये पॉलिसी बनी थी 15-16 वाली, उस समय हमारा निर्यात कितना था, $435 बिलियन था। जैसे हमने नई नीति बनाई, तो उस पॉलिसी में क्या क्या था, यदि आपने पहले पढ़ा हो कभी, तो उस पॉलिसी में हमने देखा कि हमारा क्षेत्र कौन सा जिसमें हम निर्यात कर सकते हैं, या हमारे देश में हम निर्यात को बढ़ावा देने के लिए क्या क्या पॉलिसी अपना सकते हैं। आपने देखा निर्यातकों के लिए बहुत सारे जैसे हब बनाए गए, ठीक है, एक्सपोर्ट हब बनाए गए, या बहुत सारी स्कीम लेकर आए, सब्सिडी दी गई। और विदेश में भी ये देखा गया कि कहाँ कहाँ पे हम निर्यात कर सकते हैं। जैसे जितने भी वर्ल्ड स्तर पर हम देखते हैं कि डिमांड किस चीज़ की है और उसको हम कैसे पूरा कर सकते हैं, कैसे हम लागतें हमारी कम कर सकते हैं। तो इस पॉलिसी में भी ऐसी बहुत सारी बातें आपको देखने को मिलेगा, इनोवेशन देखने को मिलेगा, जो आगे आने वाले वक्त में हम जरूर चर्चा करेंगे। आप भी जब न्यूज़पेपर पढ़ते हो, जैसे हिंदी का पढ़ते हो, इंग्लिश का कोई भी न्यूज़पेपर पढ़ते हो, और ये पॉलिसी आती है, तो आप तुरंत जागरूक हो जाना कि यहाँ से तो मेरा क्वेश्चन बन जाएगा, और क्वेश्चन नहीं बनेगा तो मैं इसको इस्तेमाल कर लूँगा मेंस के एग्जाम में, कहीं भी जहाँ पे इसके अकॉर्डिंग प्रत्यक्ष से कोई क्वेश्चन आया तो। ठीक है, तो ये डाटा आप समझ गए होंगे कैसे इस्तेमाल करना है। और इसके कुछ कीवर्ड हाईलाइट देख लेते हैं, जो यदि ऐसा क्वेश्चन आता है आपके पास कुछ भी पॉइंट ना हो, तो कम से कम 4-5 पॉइंट आपके पास होने चाहिए। ठीक है, एक तो हम बात कर चुके हैं, हमारा टारगेट क्या है, 2030 तक की इतना लक्ष्य हमें हासिल करना है। इसके अलावा जो छोटी फर्म है उनकी जो लागत है उनको कम करना है। सरकार बहुत सारी सब्सिडी दे रही है, आजकल बहुत सारी सब्सिडी आ रही है, बहुत सारी योजनाएं आ रही है, उनको आप थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और हमें ये भी देखना है कि विश्व व्यापार और उद्योग प्रतिक्रिया के आधार पर समायोजन की अनुमति देना, यानी बहुत सारी पॉलिसी फ्रेमवर्क पर चेंजिंग के मामले यहाँ पर आते हैं। अच्छा, इसमें आपने देखा होगा ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को लेकर हमारी सरकार कितना अच्छा कर रही है, तो इससे भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है निवेश को लेकर या बहुत सारी चीज़ों को लेकर। ठीक है, और इसके अलावा निर्यात संवर्धन पहलों में भारतीय मुद्रा में हमने देखा आजकल जैसे रूस के साथ में हमने कई वोस्ट्रो, आपने अकाउंट आजकल देखे होंगे, ठीक है, वो खोले जा रहे हैं ताकि भारतीय मुद्रा में हम व्यापार कर पाए, हमें डॉलर पर उतनी निर्भरता ना हो। और इसके अलावा हमें बहुत सारे एरिया को फाइंडिंग करना है कि कहाँ कहाँ हम सप्लाई कर सकते हैं, कैसे हमारी लागतें कम कर सकते हैं, भारत में हम कैसे हब बना सकते हैं एक्सपोर्ट के। ठीक है, इन चीज़ों को भी हमें देखना होगा, तो ये बात आप जरूर जानना। तो ये टॉपिक आपके मेंस के एग्जाम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने चर्चा की है, और आप तैयार रहना इस चीज़ के लिए कि GS3 में जैसे इस साल आपका प्री निकलेगा, तो तैयार रहना इसके लिए कि ये क्वेश्चन आ सकता है, बहुत ज़्यादा चर्चा में है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की ओर जो इंपॉर्टेंट हमारा। ठीक है, अच्छा, इसमें जो क्वेश्चन प्रीलिम्स एग्जाम में, अच्छा मेंस के एग्जाम में कुछ कैसा क्वेश्चन आया उसको देख लेते हैं। GS3 में पहले 2017 में आया है कि श्रम प्रधान निर्यातों के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के कारण बताइए। पूंजी प्रधान निर्यातों की अपेक्षा अधिक श्रम प्रधान निर्यातों के लिए उपाय सुझाइए। देखो, निर्यात की बात की जा रही है, तो ये पॉलिसी भी यहाँ पे चर्चा में हो सकती है। इसके अलावा जैसे एक क्वेश्चन 2020 में आया था कि वर्तमान में भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, ये क्वेश्चन देखना। इसी तरीके से इसमें बहुत सारी निर्यात आयात की बातें की गई है। हालांकि ये क्वेश्चन यूपीएससी ने गलत कर दिया था, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट को लेकर कोई ना कोई गलत होगा यहाँ पे, लेकिन ऐसे क्वेश्चन प्रीलिम्स में आ सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को लेकर। ठीक है, तो इन चीज़ों पर हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये बांदीपुर जो टाइगर रिजर्व है उसका है कि प्रोजेक्ट जो टाइगर है उसके इन्होंने कितना अभी 50 वर्ष पूरे कर लिए हैं। तो ये हमारे लिए काम का क्या है कि बांदीपुर टाइगर रिजर्व कहाँ पे है, इसकी मैपिंग क्या है, क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कौन सी नदियाँ वहाँ पे, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। और साथ में प्रोजेक्ट टाइगर है वो भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आज आपका होमवर्क है कि प्रोजेक्ट टाइगर के बारे में आप क्या करोगे, थोड़ी सी जानकारी हासिल करोगे। तो इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1973 में हुई थी। ठीक है, कई बार तो ऐसे भी देखे ना आपने, कौन से प्रधानमंत्री के काल में, ऐसे क्वेश्चन भी लास्ट ईयर भी देखें, उससे पहले भी हमने देखे कि ऐसा कोई स्टेटमेंट बन सकता है, तो इस बात का भी थोड़ा ध्यान रखना। ठीक है, और जैसे बांदीपुर की बात करें, जिस समय टाइगर जो प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था वहाँ पे केवल 12 वहाँ पे टाइगर थे, और अभी कितने, लगभग 126 वहाँ पे टाइगर है, 120 से ज़्यादा है। ठीक है, और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान भी है, नेशनल पार्क भी है। ठीक है, ये कहाँ पे स्थित है, ये कर्नाटक में स्थित है, इसकी लोकेशन आप देख लो। और साथ में जैसे 1973 में इसको प्रोजेक्ट टाइगर के तहत शामिल किया गया था, और ये किसका पार्ट है, ये नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसे क्वेश्चन भी ज़्यादा हैं कि किसका पार्ट है किसका नहीं है। और ये कहाँ स्थित है, तो इसकी लोकेशन देखें तो ये दक्कन का पठार, जहाँ पर मतलब विशेषकर पश्चिमी घाट से जहाँ पे मिलता है उसकी लोकेशन है। यहाँ पे कौन से वन पाए जाते हैं, तो यहाँ पे ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है, मायोस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट है। ठीक है, यानी पर्णपाती, शुष्क, नम पर्णपाती, ये वन यहाँ पे पाए जाते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन भी कई बार बन जाते हैं स्टेटमेंट में।
यहाँ पे नदियाँ कौन सी है, देखो पार्क के उत्तर में नदी है काबिनी नदी, दक्षिण में है मोयार नदी, और साथ में एक नुगु नदी भी है जो पार्क के मध्य से होकर गुजरती है। तो नदियों वाले क्वेश्चन भी आते हैं, पहाड़ों की भी आते हैं, झीलों के भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे जैसे इनका उच्चतम बिंदु पहाड़ हम देख सकते हैं, उसका नाम क्या है, हिम्मत गोपाल स्वामी बेटा नामक पहाड़ी पर यहाँ पे जो उच्च स्थान है इसका। तो पहाड़ी भी कई बार ऐसे मिलान वाले क्वेश्चन में बन जाते हैं। तो ये हमारे हिसाब से मतलब प्रीलिम्स हिसाब से पूरा इंपॉर्टेंट है, ये मेंस में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते हैं, केवल प्रीलिम्स की एग्जाम में ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं। नेशनल पार्क के टाइगर रिजर्व के क्वेश्चन आपने देखा होगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है ये भी केवल प्रीलिम्स के काम का है, मेंस में काम का नहीं है। मेंस में काम का है कि जहाँ पे आपको एग्जाम्पल देना हो, कई बार एथिक्स में भी ऐसे एग्जाम्पल आप दे सकते हो, विस्थापन की जो समस्या आती है उनमें एग्जाम्पल दे सकते हो किनका। जैसे एक तो प्रीलिम्स में जो क्वेश्चन आए जनजातियों के 3-4 क्वेश्चन पहले आ चुके हैं कि कौन सी जनजाति, मिलान वाले क्वेश्चन आते हैं, किस राज्य में रहती है। तो जो कोंडा रेड्डी ट्राइब है कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। तो अभी यहाँ पर इनकी विस्थापन की समस्या है, काफ़ी समस्या ये मतलब चर्चा में रही है न्यूज़पेपर में। तो अपने काम का एक तो ये है कि कौन सी जनजाति कहाँ पर रहती है, ठीक है। तो ये आंध्र प्रदेश में है, ठीक है। कौन सी जनजाति है, कोंडा रेड्डी, और क्यों स्थापन किया जा रहा है। तो यहाँ पे आपने पोलावरम जो परियोजना देखी होगी जो गोदावरी नदी पर बन रही है, तो उसको लेकर यहाँ पे ये मामला चर्चा में था, ठीक है। तो और इसको जैसे कई बार आप एग्जाम्पल के तौर पर मेंस में ले सकते हो कि ये विस्थापन की समस्याओं से कितना नुकसान होता है, मानसिक सामाजिक, ठीक है। हम जानते हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन साथ में विस्थापन भी सही तरीके से होना चाहिए, ठीक है। ये बातें भी साथ में चर्चा में रहती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये आर्टिकल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये है IR का टॉपिक, आपकी GS2 का टॉपिक है। यहाँ से बहुत पहले भी क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। और ये जो है भारत और जापान के रिलेशन को लेकर है। तो अभी हाल ही में आप जानते हो कि जो जापान के प्रधानमंत्री है उनकी भारत यात्रा रही, और कई सारे जो वैश्विक मुद्दे हैं, द्विपक्षीय मुद्दों पर चर्चा हुई है हमारे प्रधानमंत्री जी के साथ में, ठीक है। तो अभी हम जैसे G20 की अध्यक्षता कर रहे हैं, जापान G7 जो ग्रुप है उसकी अध्यक्षता कर रहा है। तो दोनों अपने जो भी साझा लक्ष्य है, हमारे मुद्दे हैं, ठीक है। वर्तमान में बहुत सारे ऐसे जियोपॉलिटिक्स के मुद्दे हैं जो चर्चा में हैं, ठीक है। इंडो पैसिफिक जोन में जियोपॉलिटिक्स मुद्दों पर चर्चा हमेशा होती है, ऐसे क्वेश्चन हमेशा आते हैं पहले भी। तो इसमें देखा कि जापान की एक पॉलिसी है, जैसे विशेषकर नई पॉलिसी वो बता रहे हैं कि जो मुक्त व्यापार है, मुक्त व्यापार और मुक्त और खुले भारत प्रशांत के लिए जापान की एक नई योजना बनी है, ठीक है। थोड़ा सा इसको देख लेना। जापान का न्यू प्लान है किसको लेकर, ए फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक, FYIP, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जापान ने अपने बहुत सारे जो मूल्य हैं उनके साझा किए हैं इस रणनीति के तहत कि कैसे इंडो पैसिफिक जोन में जापान अपनी विदेश नीति को आगे बढ़ा रहा है। बहुत सारे कीवर्ड है जो आपके काम आएंगे, और आने वाले वक्त में मेरा ऐसा विश्वास है कि या तो आपकी 2023 के एग्जाम में या 24 के एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन पक्का आएगा, मेंस के एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, देख लेना इस टॉपिक को लेकर। पहले भी क्वेश्चन 2-3 आ चुके हैं ऐसे टॉपिक पर जो चर्चा में रहे। तो जापान ने क्या बताया कि स्पष्ट रूप से जापान ने अपना जो विचार है वो साझा किया है कि जैसे विशेषकर जैसे अभी क्या चल रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम देखते हैं कि जैसे रूस और यूक्रेन का जो भू राजनीतिक मामला चल रहा है, दक्षिण चीन सागर में किस प्रकार चीन अपना दबदबा दिखा रहा है, ठीक है। और इसके अलावा पूरी चीन सागर में भी चीन की ऐसी घटनाएं देखने को मिलती है। भारतीय सीमाओं के आसपास आपने देखा, ताइवान के साथ देखा, तो कहीं ना कहीं जापान को भी एक खतरा महसूस होता है कि कल को जब चीन का ज़्यादा वर्चस्व बढ़ता है तो उनकी सीमाओं तक भी खतरा नजर आता है। कई बार ऐसे उनकी बॉर्डर को लेकर डिस्प्यूट रूस के साथ में या चीन के साथ में कुछ ऐसे देखने को मिलते हैं, सागरीय जो द्वीप है उनको लेकर, है ना। तो ये चर्चा में रहता है कई बार ये मुद्दे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस नीति के तहत जापान क्या कर रहा है कि जैसे एक तो जापान का ये मानना है कि जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या होना चाहिए, एक तो सभी राष्ट्र एक दूसरे की जो संप्रभुता है, सॉवरेंटी है, उसका सम्मान करे। साथ में जैसे क्या होना चाहिए, जो रूल बेस्ड ऑर्डर है ना उसका रेस्पेक्ट होना चाहिए, यानी जो नियम और कानून बने हैं उनका सम्मान होना चाहिए, उनके हिसाब से अंतर्राष्ट्रीय राजनीति चलनी चाहिए। जो अंतर्राष्ट्रीय संबंध एक दूसरे के साथ आते हैं, वैश्वीकरण के मुद्दे हमेशा चर्चा में रहते हैं, तो ये तो होना चाहिए कि उनका ये मानना है। इस पॉलिसी में भी उन्होंने ये कहा है कि हम सबसे ऊपर जो नियम और कायदा कहता है, कानून क्या कहता है ना, उसके हिसाब से चलना चाहिए, और हम एक दूसरे की जो क्षेत्रीय संप्रभुता है उसका सम्मान हमेशा सम्मान करते हैं। तो उनका ये मानना है। तो कहीं ना कहीं जैसे उनके जो प्रधानमंत्री, उनका कहना भी है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय द्वारा साझा किए जाने वाले एक मार्गदर्शक परिप्रेक्ष्य का प्रस्ताव उन्होंने ऐसा इस अवधारणा में बताया। बहुत सारे कीवर्ड जो आगे हम जैसे इसमें देखने वाले हैं कि जैसे विशेषकर जो इंडो पैसिफिक क्षेत्र है उसमें क्या चुनौतियां देखने को मिल रही है, और कैसे जापान इस पॉलिसी के माध्यम से इन समस्याओं को समाधान निकालने का प्रयास कर रहा है भारत के साथ मिलकर या अन्य देशों के साथ मिलकर। जैसे इस क्षेत्र की यदि बात करें तो रूस और यूक्रेन का संकट है वो हमें भी प्रभावित करता है, इंडो पैसिफिक जोन को भी प्रभावित करता है। आपने जलवायु परिवर्तन के मुद्दे देखे, खाद्य सुरक्षा के मुद्दे देखे जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पर हैं। साथ में आजकल साइबर जो स्पेस की बातें हैं, काफ़ी साइबर क्राइम की बातें हैं,
हैं, या आपदा प्रबंधन की आप बातें यहाँ पे जोड़ सकते हो, एक दूसरे से कनेक्टिविटी की बातें जोड़ सकते हो। इनमें भी कई सारी समस्याएं देखने को मिलती है। साथ में दक्षिण चीन सागर में या इंडो पैसिफिक जोन में चीन का कैसे मतलब एक उभार या मतलब गलत तरीके से वो आगे बढ़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें मुद्दे जो हैं इंडो पैसिफिक जोन में देखने को मिले। ये आर्टिकल ये बातें बता रहा है। मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ कि अपनी बातों की बजाय जो आर्टिकल जो बातें करता है ना, कैसे आप इनको अपनी मेंस के एग्जाम में इस्तेमाल करोगे, वो कीवर्ड ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो इसमें क्या कहा है उन्होंने अपनी जो पॉलिसी है उसमें 4 मतलब इसके स्तंभ बताए, आप कह सकते हो 4 कीवर्ड आपके लिए हैं इस पॉलिसी के तहत। ठीक है, जो FYP जो है उसके 4 मतलब पिलर कह सकते हो आप। कौन कौन से पिलर है? एक तो है मतलब जैसे प्रिंसिपल फॉर पीस एंड रूल फॉर प्रोस्पेरिटी, ठीक है, शांति के सिद्धांत और समृद्धि के नियम की बात कर रहा है। दूसरा है हिंद प्रशांत के तरीके से चुनौतियों का समाधान करना, इंडो पैसिफिक जो वे है उसके हिसाब से इन समस्याओं का समाधान निकालना, और बहुस्तरीय कनेक्टिविटी, ठीक है, मल्टी लेयर कनेक्टिविटी, आपस में जुड़ाव होना चाहिए। साथ में जो सागर है, वायु है, मतलब आप कह सकते हो महासागर और जो एयर है उसकी सुरक्षा के लिए क्या क्या उपाय हो सकते हैं, कैसे इसमें प्रयास किए जा सकते हैं। आपने देखा कि मतलब इस क्षेत्र में कैसे मतलब भारत, US, जापान, ऑस्ट्रेलिया के द्वारा भी कई सारे प्रयास किए जा रहे हैं चीन की जो समस्या देखने को मिलती है उनका समाधान निकालने के लिए। तो ये इनके फाउंडेशन 4 नींव है, और इन नींव को मजबूत करने के लिए, इन 4 जो स्तंभ है उनको मजबूत करने के लिए जापान अपनी पॉलिसी अपना रहा है। उनके भी बहुत सारे इसमें कीवर्ड है। जैसे पहले स्तंभ की बात करें तो कानून व्यवस्था है, शांति को बनाए रखने के लिए जापान क्या कर रहा है, जैसे निवेश कर रहा है किसमें, गुणवत्ता अवसंरचना निवेश जो है उसमें कर रहा है, और इसमें G20 के सिद्धांतों के कार्यान्वयन को बढ़ा देने जैसे आर्थिक विकास कार्यक्रम में शामिल होना चाहता है। मतलब जो जैसे हमने ये पिलर देखा कि कैसे शांति और प्रोस्पेरिटी आएगी, तो जापान इसके लिए बहुत सारे प्रयास कर रहा है, फंड की व्यवस्था कर रहा है, अन्य देशों के साथ मिलकर ऐसा कार्यक्रम कर रहा है। दूसरा जो स्तंभ था कौन सा था? दूसरा है कि कैसे हिंद महासागर, हिंद प्रशांत जो क्षेत्र है उसमें चुनौतियों का समाधान करना है, किसमें, इंडो पैसिफिक वे से। तो उसके लिए भी सरकार क्या, जापान प्रयास कर रही है। जापान प्रयास कर रहा है जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक स्वास्थ्य, साइबर सुरक्षा, इन मुद्दों में प्रैक्टिकल जो अप्रोच हो सकती है एक दूसरे के साथ मिलकर उसमें प्रयास किया जा रहा है। जो थर्ड पिलर है उसमें भी मतलब बहुत सारा प्रयास किया जा रहा है। जापान के माध्यम से कई प्रकार का जो फंड है उसकी बात की जा रही है, या जो द्वीपीय राष्ट्र है ना उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देने के लिए, या उनको जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए बहुत सारे ऐसे जो समता विकास कार्यक्रम है उनके साथ जोड़ा जा रहा है। ये कीवर्ड है, आप इनमें से कीवर्ड उठा लेना, और मेंस के एग्जाम में ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो आप बिल्कुल इसको आराम से यूज में करना। बहुत अच्छा आर्टिकल ये है, ठीक है। हमें हमेशा ऐसा कोशिश करता हूँ कि हर एक वीडियो में एक आपके लिए मॉडल आंसर मिल जाए, और रियल एग्जाम में देखना आपका वही मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा। क्योंकि आपने देखा पहले भी हमने GS3 कवर किया था, लगभग क्वेश्चन आप लोगों ने बताए थे कि GS3 लगभग कवर हुआ है, GS4 पूरा का पूरा कवर हुआ है, ठीक है। अभी हम चल रहे हैं जो इनमें कैसे वैल्यूडेशन करना है GS2 में, GS3 में, GS4 में, ये सब करंट अफेयर की चीज़ें हैं जो चर्चा में रहती है, इनको आपको यूज में करना है अपनी मेंस के एग्जाम में। और चौथे स्तंभ के रूप में हम कह सकते हैं कि कैसे कानून मतलब लागू हो, तो उसके लिए भी बहुत सारे अच्छे प्रयास किए जा रहे हैं। और लास्ट में जैसे कई बार हमारे पास निष्कर्ष में लिखने के लिए अच्छे आइडियाज़ होने चाहिए, तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जापान ने भारत प्रशांत स्थिरता और समृद्धि में गहराई में निवेश किया है, और ये वास्तव में भारत और व्यापक क्षेत्र के लिए अच्छी खबर है, ठीक है। तो कितना अच्छे कीवर्ड है जो आपको न्यूज़पेपर से ऐसी लाइनें उठा के रख लेनी चाहिए अपने नोट्स में, और मेंस में इस्तेमाल करना चाहिए। देखो ये हमने पूरा आर्टिकल देखा, अब क्वेश्चन देखते हैं कैसे आ सकते हैं। पहले भी कैसे हैं, 2019 की बात करें, GS2 के अंदर कैसा क्वेश्चन आया IR में, भारत और जापान के लिए समय आ गया कि ऐसे मजबूत समसामयिक संबंध का निर्माण करें जिसका वैश्विक और रणनीतिक साझेदारी को आविष्कृत करते हुए एशिया और संपूर्ण विश्व के लिए बड़ा महत्व होगा। अब देखो ये क्वेश्चन 2019 में आया है, ठीक है। ये किसी न किसी आर्टिकल में चर्चा में रहा है, या उनके प्रधानमंत्री या हमारे प्रधानमंत्री आपस में कहीं न कहीं ऐसे आइडिया शेयर किए उन्होंने, और क्वेश्चन आए हैं, ठीक है। ऐसा ही क्वेश्चन आ जाएगा अब कि भारत अभी G20 की और जापान G7 की अध्यक्षता कर रहा है, तो कैसे ये मिलके मतलब इंडो पैसिफिक जोन में एक मतलब स्थायी शांति और व्यवहारिक प्रैक्टिकल जो आइडिया उन पर काम कर सकते हैं। तो इसमें जापान की जो पॉलिसी अभी हमने पूरे आर्टिकल में चर्चा में की है, ये पूरा कीवर्ड इसमें डाल देना, आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, देख लेना, ठीक है। IR में एक चाहो तो वर्ल्ड गाइड मैप भी बना देना जिसमें इंडो पैसिफिक जोन दिखा सकते हो। मैं ऐसा करता हूँ मेंस के एग्जाम में, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि प्रैक्टिकल आइडिया निश्चित रूप से आपके काम आएंगे। और 2021 के एग्जाम में देखो कैसा क्वेश्चन आया कि भारत प्रशांत क्षेत्र में चीन की महत्वाकांक्षाओं का मुकाबला करना नई त्रिराष्ट्र साझेदारी, ठीक है, इसका उद्देश्य है। तो ऐसा ही सेम आ सकता है भारत और जापान को लेकर। तो ये हमारा आज का लेसन कंप्लीट हुआ। आशा करता हूँ लेसन हमेशा की तरह आपको पसंद आएगा। बाकी आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करना, जहाँ पे आपको प्रीलिम के हिसाब से बहुत सारे मॉक टेस्ट है, अपनी सोल पेपर है, और यदि आप 2024 के एग्ज़ाम दे रहे हो तो बहुत सारे जो मेंस के नोट्स आपको अपनी वेबसाइट पे मिल जाएंगे, वो भी बहुत ही एकदम मस्त तरीके से, ठीक है। मिलते हैं एक और वीडियो में, सबको बहुत बहुत धन्यवाद।